हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, कल हमने टॉप 100 सीरीज में मैथ का नंबर सिस्टम चैप्टर की पहली वीडियो डाली थी, जिसमें लगभग 20 सवाल मैंने कराया था। और मुझे बड़े अच्छा लगा जब मैंने आपके कमेंट देखे बहुत सारे। तो आपने बड़ा प्रॉपर फीडबैक कमेंट के थ्रू दिया हुआ है। और मैं बस आपसे यही चीज़ चाहता हूँ कि आपके फीडबैक हमें टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक जो होते हैं, वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो के व्यू लगभग 25,000 चले गए हैं, और उसमें लाइक भी करीबन 2,000 के आसपास हैं। तो बाकी लोगों को शायद पसंद नहीं आई होगी, तभी वो वीडियो इतनी लाइक नहीं हो पाई। मैं आपसे सिंपल सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट में कुछ और सुझाव हैं तो कमेंट के थ्रू बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नए क्वेश्चन बनाना, शूट करना और आप तक पहुंचाना। अगर हमें अप्रिसिएशन उस तरीके का ना मिले या फीडबैक नहीं मिले तो फिर फायदा ही नहीं होगा। आइए मेरे बच्चे, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में आगे चलते हैं। कह रहे पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। यार, पॉजिटिव नंबर मुझे बहुत प्यारा सवाल लगा। आप सोच के जवाब दीजिए, दिमाग की नसें फाड़ देगा ये सवाल। सोल्व नहीं होगा पर आपसे। कह रहा है यार, पी क्यू आर और एस डिस्टिंक्ट। पी क्यू आर एस कहता है इनकी जो वैल्यू है, वो पहली बात तो ये कि अलग होंगी। दूसरी बात ये सिंगल डिजिट के होंगे, यानी अलग अलग एकल अंकीय संख्या है, और पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी आप पॉजिटिव इंटीजर कहां से ले सकते हैं? जीरो, पॉजिटिव जीरो नहीं होता, माफ करना, 1 2 3 4 5। यही वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अब अगला पॉइंट ये है कि यार पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात करो। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, आप एक चीज नजर करना, यहां पी कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार। क्यू एक ही बार आ रहा है, एस भी एक ही बार आ रहा है, आर दो बार आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि पी और आर का यूज ज्यादा हो रहा है ना, तो पी और आर को मैक्सिमम रखो। तो 1 से 9 तक मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूं? 9 ले सकता हूं। आर को 8 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे अलग ही रखना था। क्यू और एस को छोटा ले लेता हूं, 7 और 6। अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि यार आर और पी जो दोनों हैं, ये हमें मैक्सिमम रखने पड़ेंगे। और आर और पी को अगर मैक्सिमम ले तो 9 और 8 17, यानी इस वाले पॉइंट की वैल्यू तो फिक्स है कि 17 होगी। ये तो तय है हमारा कि आर जमा पी 17 होगा, इसमें कहीं दूर दूर तक रोड़ा नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि हमें पी 9 ले और आर 8 ले तभी मैक्सिमम आएगी। ऐसा हो सकता है कि पी 8 ले ले, आर 9 ले ले, तब भी मैक्सिमम आ जाएगी। लेकिन पी और आर को आपस में इंटरचेंज भी कर दोगे तब भी जोड़ तो 17 ही रहेगा, ये तो तय है। यानी जोड़ तो 17 ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। अगर मेरे भाई हम ये वाली सीरीज रख लेते हैं, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि 17 से भाग देके देख लें कौन सा भाग जा रहा है, वही अपना आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे अगर देखते हैं, 17 दूनी 34, 5 बचा। 17 दूनी 34, 16 बचा। ये भाग नहीं जा रहा, 17 से हटाओ। 17 दूनी 34, 40, 34, 4 बचा। 17 दूनी 34, 6, 17 चौक 68, ये भाग जा रहा है। अब ये भाग जा रहा है, तो नेचुरली ये तो भाग जाएगा नहीं। और 17 और 8 25, ये भाग जा रहा है। यानी ये तो तय हो गया मेरे बच्चे कि ए और सी मेरे आंसर नहीं हो सकते सिर्फ इतने से। अब मुझे डिसाइड करना है कि यार बी मेरा आंसर होगा या डी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो इसी चीज की समझ ही तो विकसित करनी है, मैक्सिमम की। अब पकड़ते हैं कहानी को आगे, कैसे सेट किया जाए। अब मैं एज इट इज लेके चलता हूं। भाई पी प्लस क्यू कितना हो गया? 9 7 16। और आर प्लस एस कितना हो गया? 8 6 14। यानी अब लड़ाई इसकी है कि एक बार ये वाला पेयर जोड़ना और एक बार ये वाला पेयर। ये वाला पेयर तो सेट है, ये तो 17 ही रहेगा, इसमें तो कोई दूर दूर तक की दो राय है ही नहीं। और क्या कर सकते हैं हम? और हम ये कर सकते हैं सर, कि उठा के एस को 6 रखना, इसको बदल दें, एस को 7 रख ले और क्यू को 6 रख ले। ये भी तो संभव है। आप कहेंगे जहां सर संभव तो ये भी है। इसको करके देखते तो 9 6 15, और नीचे वाला हो गया 8 7 15। ये भी संभव है। संभव तो ये वाला भी है।
आपने कहा जी ये बात भी ठीक है। अब खुद ही सोच के देखो कि 16 गुना 14 बड़ा होगा या 15 गुना 15 बड़ा होगा। तो जवाब होगा 15 गुना 15, क्योंकि इनके बीच में गैप कम है, इसके बीच में गैप 2 का है। वैसे भी इस कहानी को हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग माइनस 1। याद है ना, ये 15 प्लस 1, ये 15 माइनस 1, यानी 15 के वर्ग से 1 छोटा, और ये 15 का वर्ग है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये रिजल्ट बड़ा देगा, ये छोटा देगा। ये रिजल्ट बड़ा देगा, तो यही अपना आंसर है। अगर ये अपना आंसर है तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यहां है नहीं, तो यहां है, यही मेरा आंसर ऑप्शन डी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सवाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई एवर 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 रीड। देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है, और देखो मजा ये है कि आप वीडियो रोकें और खुद से करें, तभी आप सवाल की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। तो आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, ये जो सवाल है ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सवाल में क्या कह रहा है कि एक बैग है, एक खेल है जिसमें एक बड़े बैग में हरे, ग्रीन, पर्पल जिसे बैंगनी कहते हैं, और है भैया रेड, लाल रंग के चिप्स हैं, जिनके जो पॉइंट वैल्यू है, ग्रीन वाले की कीमत 5 पॉइंट है, पर्पल वाले की कीमत x पॉइंट है, और रेड वाले चिप्स की जो पॉइंट वैल्यू है वो 11 है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। अब अगला पॉइंट उसने बड़ा गजब कहा है, कहता है द पर्पल चिप्स आर वर्थ मोर देन द ग्रीन चिप्स। कहता है पर्पल चिप्स की जो कीमत है ना, यानी x की जो वैल्यू है, वो ग्रीन चिप्स के जो पॉइंट है उससे ज्यादा है। ठीक है, बट लेस देन द रेड चिप्स, बट लाल चिप्स से कम है इसकी कीमत। लाल चिप्स से 11, तो 11 से कीमत कम है। ए सर्टेन नंबर ऑफ चिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी बैग। कहता है बैग से कुछ चिप्स निकाली गई, ठीक है जी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट वैल्यूज ऑफ द सेलेक्टेड चिप्स इज 88,000। और कहता है कि जितने भी हमने प्रोडक्ट निकाले, अगर उनकी पॉइंट वैल्यू का आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वैल्यू आ रही है 88,000। तो ये बताओ कि भैया एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब पर्पल चिप्स की वैल्यू कितनी है, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। देखिए यार, ये सवाल है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, और हमारा काम यही है कि मींस में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो कैसे टूटेगा या क्या बनेगा, हम उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि भाई प्रोडक्ट 88,000 है, तो पहले 88,000 का चीरहरण करते हैं। देखो दोस्त, ये बात तो तय है कि हम इसे 88 गुना 1000 लिख सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और 1000 को हम 8 गुना 125 लिख सकते हैं, 88 को हम 8 गुना 11 लिख सकते हैं। तो 11, 8 वाटू 64, दैट इज 2 रेज टू पावर 6, 125 वाजी 5 की पावर 3। यानी मेरे दोस्त, हम ये कह सकते हैं 88,000 को अगर हमें लिखना हो तो 11 की पावर 1 गुना 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, हमें ये बात भी समझ में आती है कि हमने इन चीजों का प्रोडक्ट किया होगा। अब मान लो यहां से हमने 2 चीजें ली, यहां से 3 चीजें ली, यहां से 4 चीजें ली, तो अगर 5, मान लो ग्रीन मैंने 3 बोले ली हैं, तो कितने पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे? 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। तो अगर कंपेरिजन करने जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि ग्रीन वाले की वैल्यू थी 5, तो इसका मतलब यहां ग्रीन कितनी गेंदे ली हैं? 3। अगर सवाल में पूछा होता ना कि कितनी ग्रीन गेंदे ली हैं या कितनी ग्रीन चिप्स ली हैं, तो 3 चिप्स ली हैं। रेड वाले की वैल्यू है 11, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो रेड की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, मतलब रेड वाली चिप्स का पैकेट एक ही लिया। अब बच गया 2 की पावर 6, बच गया 2 की पावर 6। और हम इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि बाकी पर्पल वाली होंगी जिसे हम बैंगनी कह रहे हैं, और पर्पल वाले की जो पॉइंट वैल्यू 11 से छोटी और 5 से बड़ी है। तो 2 की पावर 6 को ऐसे तोड़ो कि 5 से बड़ा हो 11 से छोटा। तो आप कहेंगे जी देखिए 2 तरीके हैं, हम 2 की पावर 3 की पावर 2 कर दें तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8।
तो 8 की पावर 2 कर देते हैं। कोई मुझे ये भी तो कह सकता है कि सर हम 2 की पावर 6 ही ले रहे हैं पूरा, तो 2 की पावर 6 तो 64 हो जाएगा। जबकि हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो 5 और 11 के बीच में लेनी है। तो 5 और 11 के बीच में 2 की कौन सी पावर सेट होती है? 2 की पावर 3, यानी 8 ही सेट हो रही थी। 2 की पावर 6 को हमने 8 की पावर 2 ले लिया। इसका मतलब जो पर्पल वाली है वो 2 गेंद है, और पर्पल कलर वाली गेंद की कीमत है 8। पर्पल कलर की गेंद की कीमत है 8। तो इसका मतलब पर्पल कलर की 2 गेंदें या चिप्स जो भी है, 2 चिप्स हमने लिए होंगे। और हमसे यही पूछा है कि भाई बैंगनी कलर के हमने कितने चिप्स लिए? तो 2 चिप्स लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे सवाल बन सकता है? अगर सवाल को घुमा फिरा के बनाया जाए तो सवाल तो नानी मार देगा हमारी, है? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? क्वेश्चन पे जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, दैट विल मैटर मी मोर देन एवरीथिंग। ओके, तो लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट मुझे कल की क्लास के लिए मोटिवेट करेंगे क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू। और मैं एक बार जो चीज शुरू कर लेता हूं उसको तह तक ले जाता हूं और खत्म करते हैं। हमने रेलवे की एक सीरीज स्टार्ट की, रेलवे 55। उसमें हमने रेलवे के सारे क्वेश्चन लिए और हमने कराया कंप्लीट। तो आपको कह रहे हैं तो कराएंगे, लेकिन आपके एफर्ट भी चाहिए। आइए दोस्त, बताइए सवाल को, पढ़िए। देखिए यार, ये बेसिकली यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। सवाल की भाषा देख के घबराना नहीं। एक दो सवाल ऐसा फुद्दू आ जाता है। इस फुद्दू सवाल में क्या कह रहा है? कहता भैया भोजन के 8 निवाले रखे हुए हैं, चींटी के एक टीले के सामने एक सीधी रेखा में रखे हुए हैं। मतलब यहां कि भैया ये एक चींटी का बिल है, ठीक है? यहां से छोटी छोटी चींटियां निकल रही हैं, ठीक है बाबू? और भैया यहाँ 8 निवाले रखे हुए हैं, 8 निवाले रखे हुए हैं। यहाँ एक, बल्कि निवाला थोड़ा ठीक सा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के ऐसे 8 निवाले रखे हुए हैं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। सवाल में कह रहा है एक चींटी भोजन की तलाश में टीले के बाहर निकलती है और देखती है कि भोजन का पहला निवाला चींटी के टीले से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। उसने नोटिस भी किया है, क्योंकि चींटी पढ़ी लिखी है, तो इस बिल से जैसे ही वो बाहर आई तो सी सर्च दैट द फर्स्ट फूड पार्ट इज 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट। नाउ अब आगे कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद है। भोजन के अगले 4 निवाले पिछले निवाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। कहता है अगले 4 निवाले पिछले निवाले से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। इसका मतलब बाबू ये जो दूरी है ये 3 है, 3 है 4 है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, यानी ये डिस्टेंस 4 है, 4 है, 4 है। अगले 3 बोले थे, 4 निवाले बोले थे, अगले 4 निवाले। तो 1 2 3 4, कहते हैं ये सब 4-4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ओहो, नाराज हो रहा है सवाल। अब आ गया ये। इसके बाद भोजन के आखिरी 3 निवाले पिछले एक निवाले से 3 सेंटीमीटर के अंतर पर रखे गए हैं। ये जो डिफरेंस है बाबू, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। इसके बाद भोजन के 3 सेंटीमीटर के अंतर पर रखे गए। चींटी एक बार में भोजन का केवल एक ही निवाला ले जा सकती है। ये कंडीशन है कि एक बार में केवल एक ही निवाला ले जा सकती है, यानी उसे वापस चींटियों के टीले तक जाना पड़ता है और फिर अगला निवाला लेने के लिए वापस से आना पड़ता है। भोजन के सभी 8 निवाले एकत्र करने के लिए चींटी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए यार, कितना फुद्दू सवाल है। आप सोच के देखिए, जब पहली बार चींटी जवान हुई तो यहां से यहाँ 5 सेंटीमीटर आई और वापसी 5 सेंटीमीटर गई। आपने कहा हाँ। तो पहली बार में 10 सेंटीमीटर की दूरी चली और एक निवाला गप से इसके बिल के अंदर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 5 और 4 9 जाएगी और 9 ही वापसी आएगी।
यानी 18 सेंटीमीटर। दूसरा निवाला, थर्ड टाइम 5 4 9 और 4 13 सेंटीमीटर गई और 13 वापसी आई, तो 13 13 26। अब यहां देख रहे हो 8 का डिफरेंस, 26 और 8 34, 34 और 8 42। 5 निवाले आ चुके हैं। कितने? 5। 1 2 3 4 5, 5 निवाले सीरीज में आ चुके हैं। अब कहानी बदल गई। कैसे? देखिए ध्यान से। कहानी ऐसे बदली सर, 5 4 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21, यहां तक की दूरी 21 थी। अब 21 और 3 24, 24 गया और 24 ही वापसी आया। भाई 24 गया और 24 ही वापसी आई, तो 24 दूनी 48, 48। अब 24 और 3 27, 27 दूनी 54, 6 6 का डिफरेंस है, 54 और 6 60। तो कुल मिला के बिल्ली ना उसको क्या नाम इसका, चींटी को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि यार टोटल डिस्टेंस बता दो भाई कितनी होगी। आओ दोस्त जोड़ते हैं। अब देखना दोस्त, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सीरीज बन रही है। ये जोड़नी बहुत आसान है। क्या तरीका है? कितनी टर्म है? 3 2 5, तो 5/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 42 और 10 52। 2 से काटा 26, 26 5 130। इनको जोड़ना भी आसान है। कितनी टर्म है जी? 3, तो 3/2, 48 जमा 60, फर्स्ट जमा लास्ट टर्म, तो 48 और 60 कितना हो गया भाई? 6 4 10 108। 2 से काटा, 2 5 10, 2 चौका 54, 54 तीय 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16, 162। 2 6 3 9 1 और 1 2, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 292, यानी 292 सेंटीमीटर कुल मिला के दूरी चली होगी, तब चींटी हर निवाले को पकड़ पाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये सवाल मुश्किल है? जवाब है नहीं। तो ये सवाल मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेंस में एक काम आपके साथ हो सकता है और वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज में ही आपकी ले ली जाए, हैं? दिमाग की वाट लगवा दी जाए, दिमाग की ले ली जाए बुद्धि। समझ गए बाबू? तो लैंग्वेज के क्वेश्चन लिए ताकि आप पढ़ पाओ चीजों को, आप में स्टेमिना पैदा हो जाए कि धीरे धीरे पढ़ के जवाब दिया जा सके। इसी को कहते हैं मीन्स की प्रैक्टिस। देखिए पीवाईक्यू की करानी होती तो मैं करा रहा हूं ना 11 बजे। आज भी क्लास ली मैंने 11 बजे, लगभग 10,000 के आसपास बच्चा वाचिंग नाउ चल रहा था। उस सीरीज को बेशक आप लाइव में ही निपटाओ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां हर वीडियो को रोको, खुद से करो हर क्वेश्चन को और फिर संभालो। जैसे ये वाला सवाल है, कहता मान लीजिए कि P 2 अंकों की एक संख्या है और Q 2 अंकों की एक अन्य संख्या है। जब पढ़ते हो ना लैंग्वेज को, जस्ट फोकस ऑन सम वर्ड्स। लेट P बी ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, एंड Q बी अनदर, Q कोई दूसरी 2 अंकों की संख्या है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 46 है तो ये भी 46 हो जाएगी, सेम नहीं हो सकती। तो देखो दोस्त, अब 2-3 बातों ध्यान देना। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, और अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर दूं ना, तो मेरे दोस्त अगर मैं इनका जोड़ करूं तो हमेशा ये 11 से भाग होगा, यानी 11 का मल्टीपल बनेगा। बट इफ आई मेक, मतलब मैं अगर रिवर्स कर दूं फिर इनका डिफरेंस लूं, तो इट विल ऑलवेज डिवाइड बाई 9 इंटू ए माइनस बी, तो 9 का मल्टीपल होगा डिफरेंस। अगर 3 अंकों की संख्या है ए बी सी और डिजिट पलट के सी बी ए बना दे, तो ये हमेशा ही मेरे भाई 99 से भाग होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं उस वाली बूस्टर सीरीज में आपको करा रहा हूँ और आप कर लेंगे। बूस्टर सीरीज में सारे पी वाई क्यू करा रहे हैं। अब आइए आगे, कह रहे यार पी कोई 2 अंकों की संख्या है, सो लेट्स से पी इज ए बी एंड क्यू इज अनदर नंबर बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट बी। लेकिन ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं ए बी 55 है तो इसके डिजिट पलटेंगे तो 55, तो ये क्यों हो गया? ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि सेम नहीं हो सकते, अनदर नंबर था।
अब कह रहा है यार p माइनस क्यू करना हमने। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताइए कि इनका डिफरेंस हमेशा ही 9 का मल्टीपल होगा, 9 इंटू ए माइनस बी। अब कह रहा है यार इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर आ रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आ रही है, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर आ रहा है। तो भाई एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब होगा जी 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 से 9 कट गया। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो आएगा वो 1 आना चाहिए। अब आप सोचिए देखो कि ए माइनस बी 1 कैसे आ सकता है। आप कहोगे कि यार है भाई ए का मान 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 4 3 2 1 हो सकता है। और बी का मान एक कम लगा दो, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखो ना डिफरेंस सभी का एक ही कार है। लेकिन अगर मैं एक और जीरो ले लूंगा तो ये संख्या तो ठीक है 10 बन जाएगी, लेकिन जब डिजिट पलटूंगा तो 0 1 बनेगी जो कि 2 अंकों की नहीं होगी, और उसने कहा था 2 अंकों की होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हटा देंगे। अब ये गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी 8 ही संख्याएं मेरे बच्चे संभव हैं। और उसने हमसे ये पूछा कि पी के कितने संभावित मान है, मतलब इसके कितने संभावित मान है, इसके कितने संभावित मान है। तो मेरे बच्चे 8 ही मान इसके पॉसिबल है। देखिए यार ये प्राइम नंबर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। आप एक बात देखो, मजा तब है जब वीडियो रोको और खुद सवाल करो, असली सवाल का पता तब चलता है। अब सवाल समझाता हूं। देखो यार आप ये बात जानते हैं कि दो के अलावा ना दो ही इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है और प्राइम के साथ साथ इवन है। अदरवाइज दो के अलावा जितने भी नंबर है मेरे बच्चे वो मतलब दो के अलावा जितने प्राइम नंबर है वो सारे ओड है। और हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई 200 से नीचे की एक ऐसी अलग अलग, मैं निशान लगवाता हूं क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, पेयर माने जोड़े बताने, डिस्टिंक्ट सक्सेसिव प्राइम नंबर, अलग अलग अभाज्य, सक्सेसिव का ना क्रमागत। जैसे मान लो 5 लिया तो 5 के बाद आप 11 नहीं ले सकते, 5 से अगला प्राइम नंबर 7 होता है तो आपको 7 लेना होगा ऐसे। अब कह रहा है कि सच दैट व्हेन इट वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट और वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट वी गेट ए प्राइम नंबर एज ए रिजल्टेंट बोथ केसेस। वो ये कह रहा है कि भाई दो प्राइम नंबर ले रहे हैं हम, लेट से एक नंबर है P1 और दूसरा नंबर है P2। पहली बात ये होनी चाहिए कि P1 के बाद P2 ही आना चाहिए, यानी सक्सेसिव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इनके प्रोडक्ट में मैं एक जोड़ूं या घटाऊं, रिजल्ट इज ऑल्सो प्राइम नंबर, परिणाम प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं राजा, ऐसा सवाल कह रहा है। अब बात ये समझना मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या कि सारे के सारे प्राइम नंबर दो के अलावा ओड होते हैं। और अगर मैं दो ओड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करूंगा, मतलब कोई भी दो ओड नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ओड आएगा। और आप जानते हैं एक जो है वो भी ओड है, तो अगर ओड में मैं ओड घटाऊं या ओड जोड़ूं तो रिजल्ट आएगा इवन, रिजल्ट आएगा इवन। एंड इवन कांट बी प्राइम नंबर, इवन कांट बी प्राइम नंबर। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी प्राइम नंबर के केसेस में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, वेन एवर द क्वेश्चन इज बिकम कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, इट इज मैंडेटरी टू टेक 2 फॉर हिम। मतलब उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि वो 2 को कंसीडर करके कहानी बनाए। अगर 2 को कंसीडर करके कहानी नहीं बनाएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात तो सही है आपकी। तो इसका मतलब हर हाल में इनमें एक प्राइम नंबर 2 रह सकता है, इससे ज्यादा तो संभावना ही नहीं है। तो अगर 2 रह सकता है तो एक नंबर में 2 ले लेता हूं। तो भैया मैं 2 ले लेता हूं। अब 2 से अगला कंजुगेटिव 3 हुआ, 2 और 3 6, 6 में से एक जोड़ा तो आया 7, ये भी प्राइम नंबर है। और 6 में से एक घटाया तो ये आया 5, इट इज ऑल्सो प्राइम नंबर।
तो मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही जोड़ा संभव है, 2 और 3 का, है ना। आप कहें 2 और 5, गलत बात, क्योंकि कंजुकेटिव नहीं है, हमें कंजुकेटिव लेना है। तो हमसे सवाल में ये पूछा कितने जोड़े संभव हैं, सो ओनली 1 पेयर इज पॉसिबल। देखिए दोस्त, ए बी और सी के मान 2, 3 और 4 हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। व्यंजक ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर सी के लिए कितने अलग अलग मान संभव है। कहते हैं यार इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो बेसिक पावर स्टार्ट इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना होगा कि पावर का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, यानी ए रेज टू पावर बी इंटू सी। सवाल में हमें ये कह रहा है कि यार ए बी सी की जो वैल्यूज है ना, वो कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 भी हो सकती है, आगे पीछे पलट भी सकते हो। तो अगर मेरे दोस्त मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो बी गुना सी करूंगा तो 3 गुना 4 आएगा, यानी 12 आएगा। अब हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसको 4 ले लें, इसको 3 ले लें। तो आप कहेंगे सर कुछ भी ले लो, आंसर पे फर्क क्या पड़ा, क्योंकि 3 गुना 4 भी 12, 4 गुना 3 भी 12। तो भाई ए रेस्ट टू पावर बी इंटू सी है, तो बी और सी को अदल बदल करने से प्रोडक्ट पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। एक और केस हो सकता है क्या, कि सर हम ए की जो वैल्यू है ना, भाई ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, इस बार 3 ले लेते हैं। अगर 3 लेंगे तो बी और सी की वैल्यू 2 और 4 लेनी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, बिल्कुल ठीक है। सेकंड काम, थर्ड काम हम एक और कर सकते हैं, क्या सर, क्या इस बार हम ए की वैल्यू 4 ले लें और बी और सी की वैल्यू 3 और 2 ले लें। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 गुना 2 6, यही पॉसिबल है। लेकिन 4 को हम लिख सकते, मेरी बात समझ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, सवाल ने ये पूछा था कि इसके कितने अलग अलग मान हो सकते हैं, तो 1 2 3 बच्चा 3 टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। जबकि सच बात यह है कि 4 को अगर 2 की पावर 2 लिखा जाए तो 2 6 12, यानी 2 की पावर 12 बना। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही तो है। तो केवल और केवल 2 ही रिजल्ट आए, 1 और 1 2। तो उसने यही हमसे पूछा कि यार कितने अलग अलग मान संभव है। तो मेरे बच्चे 2 अलग अलग मान संभव है। देखिए मीन्स का मतलब है कि आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा वर्क करना चाहिए नए सवाल पर, उसी बात को नए सिरे से पूछने पर। आइए जी आगे। कह रहे यार 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 2048 है। तो मान लेते हैं एक पूर्णांक x है, एक y है। कहता है जी इनका जो डिफरेंस है वो मेरे बच्चे 2048 है। और कहता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मान लेते हैं इसमें बड़ी संख्या है x, और कहता है इसे जब छोटी संख्या y से भाग दे रहे हैं तो भागफल 7 आता है, ऐसा सवाल में कह रहा है, और शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे 7 इंटू वाई प्लस 32, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7y जमा 32 हो जाएगी, माइनस ये वाला y, बिल्कुल ठीक है। और बराबर मेरे बच्चे 2048। अब y घटाएंगे तो 7y में से y गया 6y, 32 उधर ले जाके जोड़ेंगे 2048 में तो यह आएगा 2000, 4 3 7 80, 2080, बिल्कुल ठीक है। 6 से काटेंगे भाई, 32 उधर ले जाके तो घटाना, अरे घटाना था ना भाई, माफ करना। तो 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 1, 2016। अब 6 से काटेंगे तो 6 3 18, ठीक है जी। 6 3 18 2 बचा, 6 3 18 2 बचा है, 6 3 बचा, 6 6 36, यानी जो छोटी संख्या थी y, उसकी वैल्यू आ गई 3 3 6। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इसके अंकों का जोड़ बताओ, तो 6 3 9 3 12, यानी मेरे प्यारे बच्चे इसके अंकों का जोड़ आ गया 12। आपको हर सिंगल क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, सवाल को, वीडियो को रोको, पहले खुद ट्राई करो, तब आगे बढ़ो। आप पीडीएफ मांगते हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल का नाम है राकेश यादव सर, उस चैनल पे इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पीडीएफ जब पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं कंप्लीट पीडीएफ एक साथ आपको दे दूंगा, मतलब पूरी एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों की क्या गंदी आदत है कि पीडीएफ से पढ़ने की आदत डली हुई है। जब आप पीडीएफ से पढ़ रहे होते हैं ना,
तो हो सकता है किसी सवाल में आपने 3 मिनट भी लगाए और किसी सवाल में आपने 30 सेकंड भी लगाए हो, 4 मिनट भी लगाए हो, 2 मिनट भी लगाए, और जब खुद तैयारी करते रहते हैं तो हम वो पेपर का माहौल नहीं बना पाते। इसलिए कोशिश करिए कि वीडियो में ही वीडियो को रोकें, अपनी तरफ से 30 से 40 सेकंड का समय लें और सोल्व करें और फिर वीडियो को आगे देखें। इससे क्या होगा, एक तो कंटिन्यूटी बनेगी, कंसिस्टेंसी बनेगी, डिसिप्लिन बना रहेगा और सीख पाएंगे जल्दी से, पेपर की अप्रोच जान पाएंगे, पेपर में कैसे करना होता है सवाल। देखिए यार, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक क्वेश्चन है, आप करिए। कह रहा है यार ये कोई नंबर है 11 की पावर 2, 4 की पावर 2, 7 की पावर 1, और यहां कोई नंबर है ए। कहता है यार ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम भाग देना चाहते हैं 3 से भी और 55 से भी। तो बताओ यार ए का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। देखो, ये बात तो मेरे दोस्तों तय है कि ना ये 3 से जा रहा, ना ये 3 से जा रहा, ना ये 3 से। 3 से भाग देना है तो ए का मान हर हाल में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बात पता चल गया। तो देखो 3 से भाग जा रहा है, ये जा रहा है, 4 2 6, 5 2 7 और 1 8, ये नहीं जा रहा। तो 3 से भाग देने में छटनी नहीं हो पाई। अब 55 होता है जी 11 गुना 5। तो ये भी तय है कि 11 से 11 कट गया, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी मेरा आंसर होगा, 5 तो बचा रह गया क्योंकि इनमें तो 5 है नहीं, तो ये वाली वैल्यू हर हाल में 5 का मल्टीपल रही होगी कुछ। आपने कहा जी हाँ सही है। और 5 का मल्टीपल कोई नंबर तभी होगा जब आखिरी डिजिट 0 या 5 हो, वो दोनों में है ही नहीं कोई चीज, तो ये दोनों कट गए। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। कहते हैं प्राइम नंबर इज सेड टू बी ए राइट प्राइम। ये एक टर्म है राइट प्राइम की, और कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा उसने खुद ही लिख के दी है कि भाई एक अभाज्य संख्या को सही अभाज्य संख्या कहा जाएगा कब, इफ डेस्पाइट ड्रॉपिंग द लेफ्ट मोस्ट डिजिट सक्सेसिवली, क्रमागत रूप से अगर लेफ्ट वाला डिजिट हटाते चले जाएं, द नंबर कंटिन्यूज टू बी ए प्राइम नंबर, तब भी जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या रहे। जैसे 223 ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, 223। तो मेरे बच्चे 223 मैंने लिया, तो मेरे दोस्तों 223 में क्या है कि अगर मैं लेफ्ट से, यहां से, ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ, यहां से अगर मैं पहला डिजिट हटा दूं तो भी ये प्राइम नंबर है, दूसरा हटा दूं तो भी ये प्राइम नंबर बचा। तो कह रहा है कि राइट प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होगा जिसमें लेफ्ट से एक एक डिजिट हटाते चले जाएं तो प्राइम बचेगा। 23 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो एक एक डिजिट हटाते जाएंगे तो प्राइम बनता चला जाएगा। अब कह रहा है बिकॉज डिस्पाइट ड्रॉपिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट, ये बाकी उसी कहानी को लिखा हुआ, नेक्स्ट इवन आफ्टर ड्रॉपिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट 3 इज प्राइम नंबर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भैया एक अभाज्य संख्या को सही अभाज्य कहा जाता है यदि सबसे बाएं भाग से लगातार। ठीक है जी, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया, वही वाली बात है। तो सवाल पूछा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर राइट प्राइम नंबर। तो 2 अंकों की कितनी सही अभाज्य संख्याएं, 2 अंकों की कितनी सही अभाज्य संख्याएं। तो देखिए मेरे बच्चे, आपको 2 बातें समझनी होंगी कि भाई प्राइम नंबर होते कौन से, है ना, और हमें यह देखना है कि जो 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं होंगी उसमें अगर ये लेफ्ट मोस्ट वाला हटा भी दें तो जो ये बचे ये भी प्राइम नंबर बचे। आपने कहा ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर अगर कोई 2 डिजिट का आप बनाओगे, अगर 2 अंकों की कोई अभाज्य संख्या बनाओगे, तो हर हाल में इसका यूनिट डिजिट जो होगा, हर हाल में जो इसका इकाई का अंक होगा मेरे बच्चे, वो या तो आप 1 लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे या 7 लेंगे या 9 लेंगे। पहली बात इतनी सुनना। आप कहें क्यों? क्योंकि सर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 2 के अलावा वो सारे ओड होते हैं, और यहाँ तो 2 अंकों की बात हो रही है तो सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होंगे। और ओड प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि आखिरी डिजिट ओड हो। तो ओड के 1 3 5 7 9 है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 21, लेट से 21 कोई प्राइम नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं अगर इसको हटा दूं तो जो बचा हुआ ये भी प्राइम होना चाहिए। आपने कहा जी बात तो सही है, लेकिन क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट है ना, आप 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 प्राइम नहीं रहेगा।
9 भी नहीं ले सकते क्योंकि 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और मजे की बात यह है, नहीं ये 3 प्राइम नंबर हो जाता है, 3 में दिक्कत नहीं भाई। देखो 1 नहीं ले सकते, ये बात ठीक है क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता। 9 नहीं ले सकते क्योंकि अगर आखिरी डिजिट 9 है तो प्राइम नहीं होगा। लेकिन आप 5 ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी 2 अंकों वाली संख्या का आखिरी डिजिट 5 है तो क्या ये प्राइम नंबर है? डज इट बी प्राइम नंबर? आप कहेंगे मतलब ही नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये 5 से हमेशा भाग होगी तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मेरे बच्चे ये वाली चीज भी आपकी लिस्ट से हट गई। बात तो सेट है। अब क्या किया जाए मेरे भाई? अब हमारे पास 2 ही विकल्प रह गए, 3 और 7 के। तो 3 और 7 से कितने बन सकते हैं वो हमें देखना है। आखिरी अंक 3 और 7 से, तो आखिरी डिजिट 3 हो तो क्या बन सकता है? 13, 23, 33 प्राइम नंबर नहीं होता, हटा दो। 33 का 43, 53 प्राइम होता है जी। 63 नहीं होता, 73 प्राइम नंबर होता है, 83 प्राइम नंबर होता है, 93 प्राइम नंबर नहीं होता। और यूनिट डिजिट अगर 7 रखते हैं तो 17, 27 नहीं हो सकता क्योंकि 27 तो 3 से भाग हो जाएगा, हटाओ इसे। 37 हो जाएगा, 37 के बाद भाई 47 हो जाएगा। 57 नहीं हो सकता क्योंकि 57 19 और 3 से भाग हो जाएगा। 57 नहीं हो सकता, 67 हो सकता है, 7 6 13 हो सकता है जी। 67 के बाद 77 नहीं हो सकता क्योंकि 7 से भाग हो जाएगा, 11 से। 87 हो सकता है? नहीं सर, 87 भी नहीं हो सकता क्योंकि 29 थी, 87 ये भी नहीं होगा। 97 हो सकता है? हाँ जी 97 हो सकता है। तो यही वो संख्याएं होंगी मेरे बच्चे, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं, जिनका अगर हम लेफ्ट वाला डिजिट हटा देंगे तो जो बाकी बचेगा ना डिजिट वो भी प्राइम नंबर होगा। तो सवाल ने पूछा कितनी संख्याएं बन पाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 संख्याएं मेरे बच्चे संभव है। 11 संख्याएं संभव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप ये समझिए यहां से धीरे धीरे कि कैसे कैसे सवाल तैयार किए जा सकते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर, और इन्हीं चीजों में मजा है। तो भाई ऐसे सवालों की वैल्यूज है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मस्त मस्त आपको मिलते रहें तो मस्त मस्त वीडियो को लाइक ठोको, अपने यार दोस्तों को पढ़ाओ। कहा है जितना यार दोस्तों से सवाल डिस्कस करोगे ना, यही वाला सवाल उनके सामने डिस्कस करो पीछे वाला, और देखो कि क्या वो कितनी देर में और कैसे इस सवाल को कर पाते हैं। क्या वो आपसे समझदार हैं? क्या पता उनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो और अच्छे से आपको डिफाइन करा दे, और उनको समझ नहीं आए तो फिर आप समझाओ। जब आप समझाओगे आपकी कमियां आएंगी, आप उन कमियों को मुझसे समझना कमेंट के थ्रू। देखना भाई कहता है यार के फैक्टोरियल लास्ट में है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 2 3 4 के। तो कह रहा है जहां के जो है वो 1000 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो के की कितने विभिन्न मानों के लिए एन एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए यार, एन बेसिकली एक ऐसा नंबर है या एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो पहले के नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल के सम के बराबर है। ठीक है जी। कहता के कितने मान पॉसिबल है, तो मैं कहता हूं यार के की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल मतलब केवल पहली टर्म रही 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हुआ। अगर मेरे दोस्त मैं के की वैल्यू 2 लेता हूं, 2 लेता हूं, तो के की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 टर्म लेनी होंगी। तो 2 फैक्टोरियल 2, 2 और 1 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। भाई हमको परफेक्ट स्क्वायर भी तो बनाना है, तो ये तो नहीं होगा, 2 लेने पे नहीं बने। अब के की वैल्यू 3 लेते हैं, 1 पे तो बन गया ना ये परफेक्ट स्क्वायर 1। अगर 3 लेंगे तो 3 टर्म हो गई, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है जी 6, और 2 8 और 1 9। तो अगर के की वैल्यू 3 ले लेंगे तो एन की वैल्यू आएगी 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। एक जो है मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर है 1 का। अब अगर मैं के की वैल्यू मेरे बच्चों 4 ले लूं तो 4 ले लेते हैं तो मेरे बच्चे पहले 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है जी 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1।
तो 24 6 30, 2 32 और 1 33। 33 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। अब अगर आप मुझसे मेरी क्लासों में पढ़े होंगे और अगर आपको बुद्धि है, समझ है, तो मेरे दोस्तों मैंने ये सवाल कईयों बार लिया हुआ है। ये एसएससी ने भी कई बार सवाल पूछा हुआ है। सीडीएस ने तो इसको चाट चाट के फेंका है सवाल को, और जब बिल्कुल थूक दिया ना, उसके बाद फिर एसएससी ने इसे उठा लिया। उससे पहले कैट में पूछा जाता था, अगर मेरे बच्चे से 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बेसिक ज्ञान होगा कि किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो कुछ और नहीं, उस नंबर का आखिरी एक अंक होता है। मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ और नहीं, आखिरी एक डिजिट होगा। तो बाबू आपको पता होगा कि 10 से भाग देंगे तो यहाँ एक आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ -4 लिख देते हैं, या 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 6 लिख दो, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, तो +4 आएगा, और 5 फैक्टोरियल के बाद हर एक फैक्टोरियल पे रिमाइंडर आना है 0। तो जब इन्हें जोड़ोगे तो इससे कट जाएगा 2 और 1 3, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 3, यूनिट डिजिट आएगा 3। और आपको यह बात भी पता होगी कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, इफ ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकते। द यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर कांट बी 2 3 7 और 8। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे बच्चों तो इनका इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता एट एनी हाउ। आपने कहा जी मामला सेट है। और अगर इन सबका जोड़ 3 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। तो ध्यान ये रखना कि 1 से 3 फैक्टोरियल के जोड़ तक की तो कहानी ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ भी आप जो बड़ी वैल्यू लोगे ना, मतलब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 भी लोगे तब भी यूनिट डिजिट 3 आएगा, 5 लोगे तब भी, ऐसे 6 तक लोगे, n तक लोगे तो 3 ही आएगा यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं k की वैल्यू 4 या 4 के बाद कोई भी वैल्यू लूंगा ना, तो मेरे भाई n की जो वैल्यू आएगी ना फाइनल में जोड़ जड़ा के, उसका आखिरी डिजिट 3 होगा, और अगर आखिरी डिजिट 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब k की केवल और केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू 1 है और एक 3। यानी जब 1 और 3 लोगे, k फैक्टोरियल का मतलब एक फैक्टोरियल मतलब ये, यानी n जो है ना वो टर्म है। अगर k की वैल्यू 1 है तो एक टर्म, 2 है तो 2 टर्म, 3 है k की वैल्यू तो 3 टर्म, ऐसे इसका मतलब। तो हम k की वैल्यू 1 और 3 लेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं। तो उसने ये पूछा था n ना k के कितने विभिन्न मानों के लिए n एक पूर्ण वर्ग होगा, तो केवल और केवल 2 वैल्यूज के लिए पूर्ण वर्ग होगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, मतलब तूफान क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ सवाल है, हिलेगा नहीं आपसे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हैं क्लास में तो हिला देंगे सवाल को। देखिए सवाल में ये कह रहा है द इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे 40 तक की गिनती लिखी हुई है ब्लैक बोर्ड पे। द फॉलोइंग ऑपरेशन इज देन रिपीटेड 39 टाइम्स। और कह रहा है जो नीचे ऑपरेशन लिख रहे हैं इस ऑपरेशन को हमने 39 बार रिपीट किया है। इन ईच रिपीटेशन एनी टू नंबर से ए एंड बी करंटली ऑन द ब्लैक बोर्ड आर इरेज्ड। कहता है दो नंबर को इरेज किया गया एंड ए न्यू नंबर a प्लस बी माइनस वन इज रिटर्न। और एक नया नंबर लिखा गया ब्लैक बोर्ड पे a प्लस बी माइनस वन। तो व्हाट विल बी द नंबर लेफ्ट ऑन द बोर्ड एट द एंड। तो अंत में क्या नंबर लिखा रह जाएगा ब्लैक बोर्ड पे, ये आपको बताना है। आओ दोस्तों बताता हूं, ध्यान से मेरी बात देखना, सवाल में मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटे एग्जाम्पल से वो समझाता हूं। मैं कह रहा हूं यार मैंने बोर्ड पे ना गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5, और मेरे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी क्या है कि आप इसमें से कोई भी दो नंबर एक बार में लेंगे और उन्हें इरेज करेंगे।
लेट से मान लीजिए नंबर है ए और बी, मान लीजिए इसकी जगह अगर ए लिखा होता और इसकी जगह बी लिखा होता तो कोई भी दो नंबर लेते हैं हम, कोई भी दो नंबर ए और बी, उनको लिस्ट से हटा देते हैं यहां से, और हटाने के बाद उन दोनों के जोड़ को से एक छोटा नंबर यहां लिख देते हैं, एक छोटा नंबर यहां लिख देते हैं। और यह प्रक्रिया ऑपरेशन सिंदूर आपने 4 बार किया, यानी हर बार दो नंबर हटा के उनके जोड़ से एक छोटी वैल्यू लिख दे रहे हैं। यह प्रोसेस आपने 4 बार किया है, तो बताओ आखिर में बोर्ड के ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको। मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, तो अब आप कहेंगे जी लिखा हुआ था यहां 3 और 4, तो मैंने कहा यार किन्हीं भी दो को आप उठा लो, जो आपका दिल करे। मैंने क्या किया, कोई भी दो उठा लिया। मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों उठा लिए, तो इन दोनों को उठाया, मिटाया यहां से, ये उठाते हैं इसे प्रॉपर। तो उठाया भैया, एक तो एक उठा लिया, एक दो उठा लिया। अब क्या किया जी, इन दोनों को जोड़ा और एक घटा दिया, तो 2 और 1 3, 3 में से एक गया 2, तो ये चीज लिख दी, यानी दो नंबर का एक नंबर लिख दिया। अब क्या हुआ जी, अब मैंने फिर इनमें से कोई भी दो नंबर पिक कर लिए। लेट से मैंने ये नंबर पिक कर लिया और ये नंबर पिक कर लिया। फिर क्या किया जी, इनके बीच में लगाया जमा का निशान और एक घटा दिया, तो 2 और 3 5, 5 में एक गया 4। अभी आ गया। फिर क्या किया जी, फिर से मैंने कोई दो नंबर उठा लिया यहां से। लेट से मैंने एक 4 उठा लिया, एक 5 उठा लिया, कोई भी उठा लिया मैंने। इन दो नंबर को हटाया और इसकी जगह एक नंबर लिख दिया जो इन दोनों नंबर के जोड़ से एक कम है। 4 5 9 में एक गया 8। फिर क्या हुआ जी, 3 प्रोसेस हो चुके हैं, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब आते हैं जी चौथे ऑपरेशन पे। चौथे ऑपरेशन में क्या किया जी, कोई भी दो नंबर उठाए, यानी 4 और 8, इन दोनों को जोड़ा और एक घटा दिया, तो 8 4 12 में एक गया 11, तो यहां 11 लिख दिया। तो आखिर में पूरे बोर्ड पे 11 ही लिखा रह गया। यही सवाल आपसे पूछा गया कि यार कुल मिला के 40 संख्याएं हैं, हम किन्हीं भी दो को उठाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, एक घटाते हैं और वापसी बोर्ड पे बना के लिख देते हैं। यानी हर बार दो नंबर पिक करेंगे और एक नंबर उनकी जगह पे सेट करेंगे। तो ऐसे 40 नंबर थे, तो 39 ऑपरेशन में सारा मामला सेट हो जाएगा और आखिर में कोई एक नंबर बचेगा। आपसे सवाल में यही पूछ रहा हूं, वो आखिर में एक नंबर क्या बचा। तो आपने करना क्या है, जो समझदारी का काम है वो ये कि आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हो कुछ नहीं रहा है, आपकी कह के ली जा रही है शब्दों में। और मेरे शब्दों के लिए भी मुझे माफी देना, क्योंकि मैं जब तक आपको हकीकत नहीं बयां करूंगा ना लैंग्वेज की, तब तक आप बात समझ नहीं पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि किन्हीं दो को जोड़ के हटा दो उन्हें और फिर एक एक माइनस कर देना। तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि 5 संख्याएं, पांचों संख्याओं का जोड़ करो। 5 4 9 3 2 12 और 2 14 1 15, और हर बार एक घटाओगे तो 4 ऑपरेशन में कितना घट जाएगा, 4, तो आंसर आ गया 11। यही तो आप कर रहे हो और कुछ थोड़ी कर रहे हो। इस सवाल में कह रहा है कि यार 1 से 40 तक की गिनती आपने लिखी, 40 तक की गिनती लिखी। फिर कह रहा है हर बार इनमें से किन्हीं दो को निकालते थे और उसके बदले एक जोड़ देते थे, मतलब किन्हीं दो को निकाल के उन दोनों नंबर के जोड़ से एक छोटी वैल्यू रख देते थे। तो बताओ आखिर में रिजल्ट क्या रहा। तो इन सबको जोड़ोगे तो मेरे दोस्त बेसिकली जो सवाल बनाया गया है वो इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला बताओ। तो ये फार्मूला रहता है मेरे दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। हाँ जी, आइए भाई, तो 40 संख्या है तो 40, 40 में एक जोड़ा 41/2, ये तो आएगा इनका जोड़। अब ऑपरेशन कितनी बार चला, ऑपरेशन सिंदूर 39 बार चला है, और हर बार एक एक घटाओगे तो 39 घट जाएगा। दैट इज योर आंसर। 2 से काटेंगे 20, 0 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820 से मेरे भाई 39 घटा देंगे। 10 में 9 गया 1 और 11 में 3 गया 8, 8 में गया 7, तो मेरे बच्चे 781 मेरा राइट आंसर होगा।
दैट इज योर ऑप्शन सी। इसे कहते हैं गन्ने का जूस निकालना। आपके दिमाग का गन्ना बना दिया इन्होंने। भाई ये सवाल बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये सवाल आपने देखे होंगे, कहीं मिले नहीं होंगे आपको। कुछ जरूर मैं इधर उधर से उठा रहा हूँ कुछ एग्जाम से, लेकिन मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बैठते हैं तो एक दो ही सवाल बन पाता है। और जब आपके लिए इतने नए एफर्ट किए जा रहे हैं, तो एक एफर्ट आप भी करिए, अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और बोले बेटे तू सोल्व करके दिखा। देखिए मेरे भाई, ये वाला जो सवाल है ये प्योर एसएससी क्वेश्चन है। सी सेट में भी पूछा जा सकता है, सीडीएस में भी पूछा जा सकता है, यूपी स्टेट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी ऐसे सवाल जर्नली पूछता है। ये सवाल उसी टाइप का है जो एसएससी पूछता है कि भैया एक बस में कुछ आदमी थे, पहले स्टॉप पे आधे आदमी उतरे, साथ में एक और उतरा, फिर अगले में फिर आधे उतरे, फिर एक उतरा, फिर आधे उतरे, फिर एक उतरा, और आखिरी स्टॉप पे 12 यात्री बस में बचे थे इसके बाद। तो ऐसे सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। सवाल में कह रहा है द ओनर ऑफ ए लोकल ज्वेलरी स्टोर हैड 3 वॉचमैन टू गार्ड हिज डायमंड्स। कहता है कि एक सुनार था, उसने अपने हीरे की रखवाली के लिए 3 चौकीदार रखे, 3 चौकीदारों को काम पर रखा, लेकिन एक चोर भी अंदर घुस गया और कुछ हीरे चुरा ले गया। बाहर निकलते समय चोर एक एक करके सभी चौकीदारों से मिला। ये पहला चौकीदार था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और सभी से मिला। उसने प्रत्येक को अपने पास मौजूद हीरों में से आधे दिए और इसके अलावा 2 और हीरे दिए। जितने भी यहाँ हीरे उसके पास होंगे, उसका पहले चौकीदार को आधा हिस्सा दिया, साथ में 2 हीरे और दिए। फिर अब जितने बचे होंगे, अगले को आधा हिस्सा दिया और साथ में 2 हीरे और दिए। फिर जो बचे उसका आधा हिस्सा दिया और 2 हीरे अलग से दिए। ठीक है जी, यही कहानी। प्रत्येक को अपने पास मौजूद हीरो में से आधे हीरे दे दिए और साथ में 2 हीरे और दे दिए, और वह एक हीरा लेकर भाग गया। उसने मूल रूप से कितने हीरे चुराए थे? देखिए यार, अगर यहाँ नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं ऑप्शन से भी जाना पसंद करता, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चलिए, ऑप्शन से अभी भी कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को फोकस करिएगा जो उसने कहा, ही एस्केप्ड विद 1 डायमंड, यानी आखिरी में उसके पास एक ही हीरा बचा। यदि वह एक हीरा लेकर भाग गया, यानी आखिरी में मेरे बच्चे उसके पास एक ही हीरा बचा, बाकी सब चोर चुरा ले गए। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब भाई ध्यान देना, उसने यहां क्या किया कि आधा दे दिया और साथ में 2 हीरे और दे दिए, और आखिर में उसके पास एक हीरा बचा। अगर वो ये 2 ना देता और, तो उसके पास 3 हीरे बचते। आपने कहा जवाब सही है। और जो 3 हीरे बचते वो कब बचते? जब आधे दे देता और आधे उसके पास रखे होते। तो यानी जितने भी यहां हीरे थे उसके आधे दिए और बाकी आधे 3 रह जाते उसके पास। इसका मतलब यहां हीरे कितने थे? 6। यहां हीरे कितने थे? 6। बात समझ पाए भाई? आप मेंस के स्टूडेंट है तो इतनी समझ होगी कि यहां 6 हीरे थे। अगर अब मेरे दोस्तों 6 हीरे उसके पास बचे हैं, तो यहां जितने भी थे उसके आधे दे दिए और साथ में 2 हीरे और दे दिए। अगर वो साथ वाले 2 हीरे और नहीं देता तो उसके पास बचे कितने होते? 8 हीरे बचे होते हैं। और 8 कब बचे होते? जब यहां का आधा 8 होता। जब यहां जितने थे उसका आधा 8 था, तो मतलब ओरिजिनल कितने रहे होंगे? 16। यहां 16 तब बचे जब उसने पहले वाले को 2 हीरे भी दिए और आधा भी दिया, आधा हिस्सा भी दिया और 2 हीरे भी। अगर ये 2 हीरे नहीं देता तो इसके पास कितने बचे होते? 18 हीरे बचे होते हैं। कब? जब यहां वालों का आधा हिस्सा दे देता वो। तो आधा हिस्सा देने के बाद 18 बचे, यानी आधा हिस्सा 18 है तो पूरा हिस्सा होगा 36। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुनार के पास शुरुआत में जो हीरे थे वो मेरे बच्चे थे 36। आप यहाँ ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि सवाल शैतान बनाता है और शैतान कुछ भी भाषा बना सकता है। ठीक है जी। मेरी कोशिश यहाँ इस क्लास के थ्रू एक ही है कि मैं ज़्यादातर सवालों में लैंग्वेज ऐसी बनाऊं जिससे बच्चा हल्का सा डिफरेंट फील करे, लैंग्वेज में थोड़ा फंसता दिखे। नहीं तो मेरे बच्चे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम 40, तो 40 का आधा कितने दिए? 20 दिए और साथ में 2 हीरे और दे दिए, तो उसके पास कितने बचे जी? 18। क्योंकि 40 का आधा दे दिया और 2 हीरे पहले चौकीदार को दिए, तो बच गए 18। अब 18 का आधा दिया यानी 9 दिए और साथ में 2 हीरे और दे दिए,
तो बचे कितना, 18 में नोट दो, 11 गया, 7 हीरे बचे। अब कह रहा है 7 का आधा दिया, तो ये तो पॉइंटों में आ जाएगा, जबकि पॉइंटों में तो बच नहीं रहा कुछ भी, तो ये गलत है। अब आते हैं 36 पे। इसी तरीके से हम चेक करेंगे ऑप्शन से। तो देखो यार, 36 अगर हीरे शुरुआत में थे तो पहला नियम है आधे दे देगा, तो यानी 18 दे दिए, साथ में 2 और दे देगा, तो बचे कितने, 16। भाई 36 में से 20 चले गए तो 16 बचे। अब 16 का आधा दे देगा यानी 8, बिल्कुल ठीक है, और साथ में 2 और, तो 10 दे दिए, बचे कितने, 6। अब 6 का आधा दे देगा यानी 3, साथ में 2 और देगा, तो 5 बचे कितने, 1। और यही सवाल ने कहा है कि लास्ट में 1 बचा हुआ है। हाँ जी, देखिए बाबू, ये भी मैंने इसी तर्ज पर नया सवाल बनाया, आपको पढ़ के मजा आएगा कि कैसे सवाल की लैंग्वेज को घुमाया फिराया जा सकता है। मीन्स का मतलब कैलकुलेटिव और लैंग्वेज। नंबर सिस्टम में कैलकुलेटिव भी बन सकता है कुछ जगह जहां मैंने पीछे बनाया, या फिर लैंग्वेज पजल की जा सकती जो मैं बना रहा हूं। देखिए, कहता 3 फ्रेंड्स रिटर्निंग फ्रॉम ए मूवी स्टॉप टू ईट एट ए रेस्टोरेंट। कहता फिल्म देखने के बाद लौट रहे 3 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके। डिनर के बाद उन्होंने अपना बिल चुकाया और सामने काउंटर पर रखे मिंट से भरा एक कटोरा देखा। मतलब जो रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो जो सामने सौंफ वोंफ के पाउडर पड़े रहते हैं, वो डब्बे पड़े रहते हैं या पाउच पड़े रहते हैं, उसकी तरफ देखा। तो 3 दोस्त थे भाई। पहली दोस्त का नाम था सीमा। सीमा ने क्या किया राजा, सीमा एक तो काम की, क्या काम की जी, सीमा ने क्या काम किया, ध्यान देना। जितना समय बिताना लैंग्वेज पढ़ने में बिताओ, दैट इज योर प्रैक्टिस टाइम। सीमा ने क्या किया, मिंट का 1/3 हिस्सा ले लिया, लेकिन 4 वापस कर दिए क्योंकि उसे पैसे के लिए अपराध बोध हुआ। मतलब उसने 1/3 हिस्सा लिया इसका, जितने भी यहां होंगे मिंट के डब्बे, उसका 1/3 ले लिया, लेकिन फिर वापसी से इस 1/3 में से उसने क्या किया, 4 मिंट के डब्बे वापसी यहीं पे रख दिए। यानी जितने भी थे उससे 1/3 ले लिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यार ये तो ज्यादा हो जाएगा, पैसा मैंने बिल चुकाया है, इतना थोड़ी कि मैं सब कुछ उठा ले जाऊं फ्री में। तो बोध हुआ, जैसे ज्ञान मिला तो 4 वापसी उसने रख दिए। 4 रखने के बाद मान लीजिए अब उसके पास इतने मिनट बच गए थे, मतलब उस डब्बे में इतने मिनट रखे हुए थे। फिर क्या हुआ जी, फिर आई जी फरीदा। फिर मेरे भाई फरीदा आई, उसने जो बचा था उसका 1/4 हिस्सा ले लिया, लेकिन इसी कारण से 3 वापस कर दिए। कहता है जी जितने वो थे माफ करना भाई, माफ करना, फरीदा। फरीदा ने क्या किया जी, उसने भैया 1/4 हिस्सा ले लिया, जितने मिनट थे उसका 1/4 हिस्सा ले लिया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि यार मैंने गलत किया, तो 3 वापसी रख दी। अब ऐसा रखने के बाद मान लो इतने मिनट अभी भी बचे रह गए होंगे उस पे डब्बे में या कटोरे में। इसके बाद कौन आया जी, फिर आया एडन, एडम। फिर आया जी एडन। एडन ने बाकी का आधा हिस्सा ले लिया, लेकिन वो 2 वापसी कटोरे में डाल देता है। ये भी समझदार आदमी निकला, इसे भी ईमानदारी का एहसास हुआ। इसने क्या हुआ कि एडम ने इसका आधा हिस्सा ले लिया, 1/2 पार्ट ले लिया, लेकिन फिर बाद में उसे फील हुआ कि ऐसा गलत कर रहा हूं, तो 2 उसने वापसी डाल दी। कहता है जब छापा मारा गया, जब छापा मारा गया तो कटोरे में, जो कटोरे में कटोरा बापा नहीं बेटा, बाप से भी गोरा, तो कटोरे में केवल 17 ही पाउच मिले, 17 ही मिनट बचे थे। तो बताओ कटोरे में मूल रूप से कितने मिनट थे। क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप मेरी बात समझ पाए सवाल को। देखिए यार, सवाल बहुत छलावा करेगा आपके साथ। आपको छोटा सा बुद्धि दौड़ानी और काम हो जाना। आप ऐसे सोचो कि अगर यहां 17 बचे हैं, कब, जब उसने 2 इसके अंदर रख दिए। भाई उसने आधा लिए लेकिन फिर 2 वापसी लौटा दी, तब 17। अगर नहीं लौटाता तो कितने बचे होते हैं, तब तो यहाँ 15 ही रहते ना भाई, 15 ही बचते ना। आधे लिए, आधे लेने के बाद यहाँ 15 बचे होंगे, साथ में फिर उसने 2 और वापसी कर दी, तो 15 और 2 17। तो इसका मतलब इसका आधा हिस्सा 15 है, तो टोटल हिस्से होंगे 30। आपने कहा जी मजा आ गया। क्या आ गया सर,
मजा आ गया। पीडीएफ से पढ़ने वालों फोनों पे आस की नहीं होती। लाइव वीडियो को रोको, पढ़ो, यहां सीखोगे। अब यहां क्या हुआ कि जितने भी यहां मिंट थे उसका 1/4 उसने ले लिया, और फिर उसे एहसास हुआ कि यार मैं तो गलती करी, ज्यादा ले लिए, 3 उसने वापसी जमा कर दिए। तो 3 जमा करने के बाद 30 बचे। अगर 3 जमा नहीं करता तो 27 रह जाते। आपने कहा जी ठीक है। 27 कब रह जाते? जब यहां मौजूद का 1/4 वो ले लेता तो 3/4 बचे होते। तो मेरे भाई 3/4 अगर 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 का मतलब अगर टोटल 4 हैं तो उसमें से 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को, तो 1 यूनिट 9, तो 4 यूनिट 36, यानी यहां रहे होंगे 36। समझा भी देता हूं। 36 का 1/4 कितना लिया उसने? 9। तो बचे कितने भैया? 27 बचे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसका मन हुआ कि यार ऐसा करो 3 और दे देते, तो उसने 3 अपनी जेब से निकाल के इसे दे दिए, तो इसके पास हो गए थे 30। यही तो कहानी समझा रहा हूं मैं। आपने कहा जी मामला तो सेट है। देखिए आप मेंस के बच्चे हैं, प्री के बच्चे नहीं है जो मैं गाने गाऊं आपके साथ छोटी छोटी बातों पे। आप समझदार हैं। अब अब कहानी ये है कि यहाँ 36 बचे हैं। कब? जब इसमें 4 डाल दिए। जब 4 इसमें डाल दिए, नहीं डाले होते तो यहाँ 32 ही बचे होते ना। अगर ये 4 उसने अपनी जेब से निकाल के वापसी नहीं की होते तो 32 होते। 4 डाले तभी तो 36 हुआ। तो ये 4 डालने के बाद, मतलब 4 ना डालता तो 32 होते। तो ये 1/3 निकालने के बाद 32 बचे, तो 1/3 का मतलब 2/3 होंगे, यानी इसका 2/3 निकालोगे, यानी टोटल अगर 3 है तो 2 निकाले होंगे, तो 2 यूनिट 32, 1 यूनिट 16, 3 यूनिट 48। यानी शुरुआत में मिनट के जो पाउच होंगे वो 48 होंगे। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, किसी भाई ਨੂੰ कोई लोड हैगा था, कोई दिक्कत हैगी तो दसो यार मैनू। आपका जवाब है जी ओके। अब आते हैं पेपर में कैसे करना था। तो पेपर में आपको ऐसे करना था कि सर अपने को आंसर चेक करना है ना। तो करते हैं जी आंसर चेक। देखो कैसे चेक होगा जी। अगर मैं पहला ऑप्शन मान लूँ 36, ये 36 थे, तो 36 का 1/3 कितना हो गया? 12। तो बचे कितने? 24 बच गए। भाई 36 का 1/3 यानी 12 निकाल लिए तो 24 बच गए। अब उसने इसमें से क्या किया कि 12 में से 4 वापसी कर दी, तो 24 और 4 28, यानी अब 28 थे। अब क्या किया जी, 28 का 1/4 निकाल दिया, तो 28 का 1/4 कितना हुआ? 7। तो 7 तो उसने ले लिए फरीदा ने, तो बचे कितने होंगे? 21। लेकिन फरीदा ने फिर क्या किया, 3 इन 7 में से 3 निकाल के वापसी जमा कर दी, तो 21 और 3 24। फिर क्या हुआ जी, फिर 24 का 1/2 इसने ले लिया, यानी 12 ले लिए, तो बचे कितने? 12। और साथ में इसने 2 यहां से निकाल के यहां और दे दी, तो 12 और 2 14, जबकि होने चाहिए 17, यानी 36 से तो बात नहीं बनेगी। यानी मेरे बच्चों 36 मेरा राइट आंसर नहीं है। अगर हम ऑप्शन से जाते हैं खेलना इस चीज को कि सर 36 मेरा राइट आंसर नहीं है। अब आते हैं 31। 31 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 31 का 1/3 बनेगा ही नहीं, पॉइंटों में चला जाएगा। अब आते हैं 42। अगर मेरे भाई मैं 42 ले लूं तो 42 का 1/3 कितना हुआ? 14। तो 28 यहां होंगे, और 14 में से 4 और निकाल के दे दिए, तो 28 4 32। 32 का 1/4 कितना होगा? 8, है ना। तो बचे कितने? 24। अब 8 में से भी 3 निकाल के और दे दिए, तो यहां हो गए 24 और 3 27। अब 27 का 1/2 निकलेगा नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा, तो इसलिए गलत हो गया। तो 4 ऑप्शन होते हैं मेरे बच्चे, 3 कट गए, तो बची बचा डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। तो आप इसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू इसकी समझ को भी तैयार कर सकते हैं। जो मेरे भाई बिल्कुल नहीं समझ पाते इन चीजों को, उनके लिए एक ही तरीका है कि मान लो पहले एक्स थे, फिर काटते पीटते चले जाओ। देखिए यार बड़ा मजेदार सवाल है। मेरा काम एज ए टीचर एक ही है, आइदर डू कैलकुलेशन डिफिकल्ट और डू लैंग्वेज डिफिकल्ट, नथिंग एल्स। नंबर सिस्टम में खासकर। हाँ, जब बाकी चैप्टरों में आऊंगा तो कॉन्सेप्ट भी घुमाऊंगा, जैसा भी आगे मैंने पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट कराए आपको प्राइम नंबर्स के और इस तरीके के। आइए दोस्तों बताइए, पढ़िए सवाल, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए।
कहते हैं रिच मर्चेंट हैड कलेक्ट मैनी गोल्ड कॉइन्स। एक अमीर व्यापारी ने बहुत सारे सोने के सिक्के जमा कर रखे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं? कुछ देर रुकने के बाद उसने जवाब दिया, अच्छा, अगर मैं सिक्कों को दो असमान संख्याओं में विभाजित करता हूं, यानी सिक्कों को टोटल जो गोल्ड कॉइन थे, अगर उनको दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट लेता हूं, मान लेते हैं एक टुकड़ा एक्स और एक टुकड़ा वाई है, तो कहता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का 48 गुना, दोनों संख्याओं के बीच के अंतर का 48 गुना उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच के अंतर के बराबर होगा। कहते हैं इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच के अंतर के बराबर। तो पता लगाओ कि सिक्के कितने थे। तो हमने माने थे क्या टोटल गोल्ड कॉइन जी थे, तो जी का मतलब एक्स और वाई दो हिस्सों में बांट दिया। कह रहा था जी दोनों हिस्सों का डिफरेंस का 48 गुना इनके स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर है। तो बेसिक सवाल है 48 एक्स माइनस वाई, यहां देखोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कटा और एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे भाई 48 है। और यही पूछा था कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल हुए मेरे बच्चे 48। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, चार क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x जो है वो चार, दो तीन चीजें हैं जो रिजल्ट में बताता हूं। अगर मेरे बच्चे चार लगातार कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, जैसे एक x है, अगला मान लो x प्लस 1 है, उससे अगला x प्लस 2 है, उससे अगला x प्लस 3 है, जैसे इस सवाल ने दे रखा है चार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, तो मेरे बच्चे इनके गुणनफल में अगर हम एक जोड़ देंगे ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा हमेशा। इस बात को ध्यान रखना कि ये हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। आप नंबर से रख सकते हैं, मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, एक और एक 2, एक और 2 3, एक और 3 4, जमाए, देखो 4 3 12 दूनी 24 से कम 24 और एक 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी चार कंजुगेटिव नंबर्स हों, इंटीजर हों, पॉजिटिव इंटीजर, तो उनके प्रोडक्ट में एक जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो पहली बात तो ये कि 1 प्लस एक्स हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो मेरा ऑप्शन सी राइट है, कैन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा है कि एन ओड भी हो और प्राइम भी हो। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर हम चार लगातार क्रमागत संख्याएं लिखेंगे, फोर कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, आप ये बात जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे जब भी आप लगातार चार पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 6 7 8, तो चार क्रमागत संख्याएं लिखेंगे तो हर हाल में ऐसा होगा कि दो ओड नंबर होंगे और दो इवन नंबर होंगे। और मैं तो कह रहा हूं अगर एक भी इवन नंबर है तो इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट इवन ही आता है, ध्यान रखना। मतलब ये बात हमेशा तय रही कि चार कंजुगेटिव इंटीजर्स छोड़ो, दो कंजुगेटिव इंटीजर्स भी लोगे, दो क्रमागत पूर्णांक लोगे, मतलब पॉजिटिव, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ही इवन आएगा। और इवन में एक जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा बनाएगा ओड। तो मतलब ये भी तय है कि एन की वैल्यू हमेशा ओड आएगी। तो ऑप्शन ए राइट है कि भाई ए और सी दोनों ही हमारे करेक्ट है। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।